अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। नई एनर्जी के साथ इस वीक के करेंगे आगाज। सुबह सुबह हुई है थोड़ी सी मस्ती और वह हुई है कि सलमा की कुर्सी ने जवाब दे दिया है मेरे वजन की वजह से। बिल्कुल एनीवेज ऐसा कभी कभी हो जाता है। एनीवेज जी, ये जो जवाब दिया है ना हमने, ये तो हमारी कुर्सी ने दिया है, लेकिन बहरहाल कल भी लोगों ने कुर्सियां तोड़ी इस तरह से बैठे रहे कुर्सियों पे स्क्रीन के आगे, जो कि मैच था अर्जेंटीना और फ्रांस का। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्या जबरदस्त मैच रहा है। ऐसा मैच शायद दोबारा हम देख ना पाएंगे। दो जबरदस्त टीम्स, इनके दरमियान मुकाबला अर्जेंटीना एंड फ्रांस, और मैं सपोर्ट कर रहा था फ्रांस को। सलमा वाज सपोर्टिंग अर्जेंटीना। सलमा की टीम जीती है, लेकिन मेरी टीम ने भी भरपूर खेल खेला है और किलियन एम्बापे उन्होंने 3 गोल दागे और हैट्रिक की, और क्या जबरदस्त उनकी तरफ से भी खेला गया। नहीं कहना ये चाहिए सलमा के आगाज में अर्जेंटीना वाज प्लेइंग वेरी गुड, लेकिन फ्रांस ने कमबैक किया। दोनों टीमों ने आखिरी लम्हे तक बेहतरीन खेला, और जैसे आपने एम्बापे का जिक्र किया कि उन्होंने 3 गोल किए, इधर से मेसी वाज द पर्सन जिसने जबरदस्त खेला और हर गोल को काउंटर किया। लेकिन उसके बाद पेनल्टी किक्स पे जब फैसला हुआ तो 2-4 का जो मार्जिन था वो बड़ा जबरदस्त था, बड़ा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि उससे पहले ऐसे लग रहा था कि दोनों टीम्स इक्वल जा रही हैं। दोनों तरफ से बड़ी जबरदस्त हमें गेम देखने को मिली और बहुत डिफरेंट मुकाबला था। मेरी कुर्सी फिर से नीचे जा रही है, ये एक और डिफरेंट मुकाबला है अपनी नौइयत का। और अर्जेंटीना के जो मार्टिन्स हैं, ये टूर्नामेंट की बेहतरीन गोलकीपर जो है वो करार पाए हैं। शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पेनल्टी किक रोक कर जीत में अहम किरदार इन्होंने अदा किया है। तो ये तो खैर हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्त ये मैच। इसमें हम ये बात अब ज़रूर कर लेते हैं कि जनाब वज़ीर पाकिस्तान में मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी फीफा वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट का जो इनेकाद उस पर कतर को मुबारकबाद पेश की है और ट्वीट की और कहा कि फ्रांस और अर्जेंटीना इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला रहा और सऊदी अरब और मराकश की तरफ से अपसेट उनके नज़दीक टूर्नामेंट की जो है वो सबसे नुमाया बात थी। बहरहाल मुबारकबाद उन्होंने दिया कतर को। और ना सिर्फ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, बल्कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने, उन्होंने भी अर्जेंटीना को फुटबॉल का आलमी चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी, यानी कि मेरी वाली टीम को। और ट्विटर पे उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि लायनल मेसी के शानदार गोल, फ्रांस भी अच्छा खेला। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि फ्रांस के एम्बापे की हैट्रिक देखने लायक थी। सदर मुमलिकत ने वर्ल्ड कप 2022 के शानदार इनेकाद पर कतर को मुबारकबाद दी। बिलाशुबा क्रेडिट कतर गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने इतना जबरदस्त इवेंट अरेंज किया और उसमें पाकिस्तान भी पीछे नहीं था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी वहां मौजूद थी, पाकिस्तान का फुटबॉल मौजूद था वहां पे। पहले राहला के साथ खेला जा रहा था, उसके बाद शुएब उसका नाम चेंज हुआ था, फुटबॉल चेंज हुआ था, नाम जरा मुश्किल था उसका। हाँ, उसका नाम मैं भी भूल गई हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान वाला फुटबॉल था जो बड़ा जबरदस्त होता है। उसके अंदर एक चिप भी होती है, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने इस दफा। दूसरे फुटबॉल में खैर चिप होती है, बट वो चेंज किया उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए। और जो प्लेयर्स जिनका हमने आगाज में हवाला दिया आपको, तो अगर लायनल मेसी की हम बात करें तो बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, गोल्डन बॉल अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। और हैट्रिक करने वाले किलियन एम्बापे, इनको गोल्डन बूट मिला है, गोल्डन बूट के हकदार ये ठहरे हैं। टूर्नामेंट में 8 गोल स्कोर किए हैं किलियन एम्बापे ने, और जिस हमने पहले मार्टिन्स का बताया था, बेहतरीन गोलकीपर करार पाए हैं और शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिस तरह उन्होंने पेनल्टी किक रोक कर उनकी वजह से टीम ये जीती। लेकिन अर्जेंटीना के जो स्टार फुटबॉलर है, एक और एजाज उन्होंने अपने नाम इस तरह से जो है वो कर लिया। और कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप ये खेले जब मैदान में मेसी उतरे तो सबसे ज्यादा फुटबॉल मैच खेलने वाले खिलाड़ी करार पाए हैं। वर्ल्ड कप में 26वें मैच में उन्होंने अर्जेंटीना की नुमाइंदगी की और इससे कबल सबसे ज्यादा 25 मैचेस खेलने के साथ जर्मनी के लूथर मैथ्यूज के पास ये रिकॉर्ड था। बहरहाल वो रिकॉर्ड टूट गया, वो आ चुका है लियोनेल मेसी के पास। और शुएब, एक और बात थोड़ी सी अफसोसनाक ये थी कि मेसी और रोनाल्डो दोनों के आखिरी मैचेस थे। रोनाल्डो की टीम पहले बाहर हो गई थी, मेसी का अभी ये लास्ट मैच था। इसके बाद मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि मेसी मुझे बहुत पसंद थे एंड वो अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। आखिरी मैच उन्होंने खेला। आई विश के मजीद मेसी हमें देखने को मिले आने वाले वर्ल्ड कप जितने भी हों। इस तरह के और प्लेयर्स वर्ल्ड कप में ना सही वैसे तो देखने को मिलेंगे, वैसे भी इतना अच्छा खेलने वाले, इतने सारे रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले, इतने जबरदस्त प्लेयर्स जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और फिर जब बहुत अच्छे प्लेयर्स जो होते हैं वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो वैसे ही एक दुख सा होता है, मतलब देख के अफसोस हो रहा होता है कि अब ये जो इतना हमारा पसंदीदा शख्स है, इतना पसंदीदा प्लेयर था, ये अब आने वाले मैचेस में नहीं होगा। एग्जैक्टली, लेकिन जिस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया है, कॉनिक स्टेडियम है, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के जो फाइनल की मेज़बानी का ऐसे एजाज़ हासिल हुआ, तो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मैचेस इसी स्टेडियम में खेले गए, 10 मैचेस खेले गए हैं।
तो इस स्टेडियम पर एक रिपोर्ट हमने बनाई है, मोहम्मद यूनुस हमारे नुमाइंदे हैं, उनकी रिपोर्ट देखते हैं मिलकर। लोसेल आइकॉनिक स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप के 22वें एडिशन के लिए कतर की जानिब से तैयार किए गए 8 स्टेडियम में से सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसकी गुंजाइश 88,966 है। दोहा के शुमाल में 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई स्टेडियम का इफ्तिताह 9 सितंबर 2022 को लोसेल सुपर कप के मैच से किया गया। स्टेडियम को अरब सकाफत के तहत डिजाइन किया गया है। ये मैदान कदीम तहजीब में अरब और इस्लामी दुनिया में हाथ से तैयार करदा प्यालों की अक्कासी करता है। लोसेल स्टेडियम को कतर वर्ल्ड कप के फाइनल समेत 10 मैचेस की मेजबानी का एजाज हासिल रहा, जिनमें से 6 ग्रुप मैचेस, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल का 1-1 जबकि फाइनल मारिका शामिल है। लोसेल स्टेडियम में अर्जेंटीना ने 5 मैच जबकि फ्रांस ने डेब्यू किया। ये वही स्टेडियम है जहां पर सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से अपसेट शिकस्त दी थी। लोसेल स्टेडियम में मेसी की टीम अर्जेंटीना ने फाइनल तक पहुंचने के लिए मेक्सिको, नीदरलैंड्स और क्रोएशिया के खिलाफ फतूहात हासिल की। मेगा इवेंट के इख्तिताम पर लोसेल स्टेडियम को स्कूलों, दुकानों, कैफे, खेलों की सहूलियात और हेल्थ क्लिनिक कम्युनिटी में तब्दील किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट आपने देखी। मोहम्मद यूनुस ने डिटेल रिपोर्ट बनाई थी किस तरह का ये स्टेडियम में मुकाबले किस तरह से हुए। जनाब अब बढ़ते हैं अपने पहले मेहमान की तरफ, जो कि बहुत ही एक ऐसे स्पेशल इंसान है जिन्होंने बड़ा डिफरेंट काम किया है। यानी 3.5 साल की डिग्री हो, आप उसको 1.5 साल में मुका के ये इधर मारे कि चलो जी काम खत्म, मतलब ये सबके बस की बात नहीं होती। बस की बात नहीं है। हम बात करें शाहजेब अहमद की, इन्होंने फिनलैंड में रिकॉर्ड कायम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया रादर कि 3.5 साल की डिग्री जस्ट इन 1.5 ईयर्स। तो इनसे ज़रा पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और क्या ये फिनलैंड में कोई ख़ास ऑफर दी जाती है, बट फिर भी चूंकि ही इज़ द ओनली वन जिन्होंने किया, तो उनसे पूछना तो बनता है कि आखिर आपने ये किस तरह से कर लिया। शाहजेब साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शाहजेब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा शाहजेब, जानना चाह रहे हैं सबसे पहले ये कौन सा प्लान था, डिग्री कौन सी थी, यूनिवर्सिटी कौन सी थी और कैसे कर पाए आप? डिग्री मेरी बैचलर्स डिग्री इन इंटरनेशनल बिजनेस थी और यूनिवर्सिटी मेरी कायानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस थी। ठीक शाहजेब, जी जी बोलिए। 3.5 साल की मेरी डिग्री थी और 1.5 साल के अंदर उसको मैंने ख़त्म किया। यहाँ पे हमें बेसिकली अलाउ होता है कि हम क्रेडिट एक्स्ट्रा उठा सकते हैं, कोर्स से उठा सकते हैं। पाकिस्तान में वो है कि आप 4 साल की डिग्री 4 से पहले कर नहीं सकते, यहाँ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कर पाया। लेकिन अगर ऐसा नॉर्मल प्रोसेस वहाँ पे होता है तो फिर यू आर द ओनली वन जिसने किया है, कैसे बाकी किसी ने क्यों नहीं किया? कभी सोचा क्यों नहीं कि अच्छा चूंकि अलाउ होता तो हम भी कर लेते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पे पहले भी लोग 2 साल तक जा चुके हैं, 2 साल तक लोग कर चुके हैं, लेकिन 1.5 साल सारों के लिए किस्म का इम्पॉसिबल था। मेरे लिए भी ऑलमोस्ट बहुत सारी जगहों पे इम्पॉसिबल रहा था इसको करना, लेकिन कुछ अल्लाह की मदद मैं कहूँगा कि शामिल रही है और बहुत सारे लोगों की दुआएं रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ऐसी आई थी मुझे लगा कि अब आगे नहीं जाया जा सकता, लेकिन वहाँ पे अल्लाह ताला की कुछ ऐसी मदद आई जहाँ पे रास्ते मेरे लिए ऑटोमेटिकली खुलते गए। तो उसको फिर मैं 1.5 साल तक का रिकॉर्ड लेके जा चुका हूँ, वरना 2 साल तक बहुत सारे लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो 1.5 साल में मैं पहला बंदा हूँ जिसने किया। माशाल्लाह। शाहजेब, आप क्या पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करते थे? दिन रात सिर्फ पढ़ते थे ताकि पहले इधर से फरागत मिले, उसके बाद बाकी काम करें? जी, मैंने यहाँ पे 4 दिन मैं बगैर सोए काम पढ़ता रहता था और काम में सेकंड सेमेस्टर तक मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था। थर्ड सेमेस्टर के अंदर क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी थी, तो उसके लिए मुझे जॉब करना मेरे लिए ज़रूरी था, तो उसके साथ साथ फिर मैं जॉब करता रहा उसके अंदर, लेकिन ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे एक वीकेंड अपनी सिटी में रहता था, दूसरे वीकेंड में जाके जॉब करता था सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर। तो इस तरीके से बेसिक किया और बस टाइम मैंने इस तरीके से बनाया कि खाना मैं पूरे दिन में एक टाइम पे खाया करता था और 4 दिन मुसलसल जाके बगैर सोए सिर्फ पढ़ता था और कोई काम नहीं। और खाना भी मैं फ्रोज़न आइटम रखता था जिसको माइक्रोवेव में गर्म करता था, ये भी नहीं कि उसके ऊपर ओवन वगैरह के अंदर किसी जगह पे गर्म करूँ जाके टाइम लगे, तो माइक्रोवेव के अंदर 2-3 मिनट के अंदर गर्म किया, विद इन 10 मिनट्स ख़त्म होके फ्री होके फिर शुरू कर दिया। इस तरीके से किया काम। अच्छा, अब चूंकि आपने 3.5 साल की डिग्री 1.5 साल में की, तो इस दौरान जो सब्जेक्ट्स थे उन सब में आपके मार्क्स कैसे आए, या आपको लगा कि नहीं
जल्दी कर लिया, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया? बिल्कुल लाइट सा कॉम्प्रोमाइज मैं समझूंगा, लेकिन स्टिल अभी भी जितने ग्रेड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, और डिग्री क्या थी आपकी ये? बैचलर्स डिग्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, बेसिकली बीबीए। वेरी नाइस। ओके, और इसके बाद क्या प्लान है? वहीं से पढ़ने का प्लान है? जी जी, अभी फिलहाल 1 साल तो मैं जॉब करूंगा, उसके बाद जॉब करता जाऊंगा, साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, उसके ऊपर फुल टाइम काम करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगा। शाहजेब, आपकी यूनिवर्सिटी का रिस्पांस कैसा था जल्दी डिग्री कंप्लीट करने पे? इनिशियली यूनिवर्सिटी की तरफ को तो ये लगता था कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, लेकिन जब ये काम आहिस्ता आहिस्ता सेकंड सेमेस्टर तक आया तो उनको थोड़ी सी होप आई। फिर जब थर्ड के अंदर आया तो उनको उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा मना किया कि ऐसा ना करो, 6 महीने ऊपर ले लो थीसिस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट सेमेस्टर में ले लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो फिर यूनिवर्सिटी ने भी मुझे अपनी तरफ से सपोर्ट दी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट पे क्या कुछ स्पेशल ऑफर किया गया आपको फीस के हवाले से या आने वाली जितनी भी आपकी तालीम है उसके हवाले से? फीस जितनी मैंने दी थी मुझे रिफंड हो रही है, और इसके अलावा बाकी एक यूनिवर्सिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, मेरे साथ तो ऑलरेडी मुझे तो फ़ायदा मिलेगा ही, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उससे होगा। आगे मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी सेट पर जा उसके साथ लिंक कर। और इस दौरान आपने जो आगाज़ किया वो ऑनलाइन तालीम का किया, यू इन पाकिस्तान राइट? या जब फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा वो पाकिस्तान में हुआ था, उसमें सिर्फ मैंने 25 क्रेडिट्स किए थे, मुझे इस टाइम पे ऑफर नहीं हो रहे थे एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। ठीक है, फिर बाकी आपने ऑन कैंपस कंप्लीट किया। आप फिनलैंड कैसे गए? आप इसी प्रोग्राम के लिए गए थे? फिनलैंड ऑलरेडी मेरे फादर थे यहाँ पे, और तो मुझे थोड़ी सी सपोर्ट नज़र आई थी कि चलो मेरे फादर होंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं सेट रह सकता हूँ, तो बैक एंड थोड़ी सी सपोर्ट होगी। तो स्टडी बेसिस पे ही मैंने अप्लाई किया था, और 3 जगह पे मैंने एडमिशन अपना अप्लाई किया था। बेसिक पहला एग्ज़ाम मेरा फेल हो गया था, सेकंड एग्ज़ाम मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर हागा हिल यूनिवर्सिटी उसमें किया था, उसमें एडमिशन मेरा हो गया था, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मुझे मिली थी, और 80 लाख उसकी फ़ीस बन रही तो मैं अफोर्ड नहीं कर सका। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी मुझे ये मिली थी, उस पर मुझे 50 थी। अच्छा शाहजेब, आपकी जो इस डिग्री से पहले जो तालीम आपने पाकिस्तान में हासिल की वो बेसिक एजुकेशन क्या थी, क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे और उसमें ग्रेड्स कैसे थे आपके? मैट्रिक मैंने 2017 में किया था, 84% मार्क्स थे मेरे उसके अंदर, 900 मार्क्स थे मेरे। और इसके अलावा जब इंटरमीडिएट में मैं गया तो उसमें 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था इंटरमीडिएट, और उसमें 52% मार्क्स थे। तो 52% मार्क्स जब मेरे आए थे तो पाकिस्तान में तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ने तो एडमिशन देना नहीं था, तो मीनवाइल मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और बेसिक मेरा उस टाइम पाकिस्तान में पढ़ने का गोल नहीं था, जस्ट उसको एज अ पढ़ाई के साथ इंटरेस्ट रखने के लिए मैंने किया था। मीनवाइल मैं फिनलैंड अप्लाई कर रहा था, तो उधर से जैसे ही मुझे एक्सेप्टेंस आई मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी छोड़ दी। ओके, और तालीम के साथ साथ जिस तरह आप जॉब भी करते रहे और आप काम भी करते रहे, तो आप मैं पढ़ रहा था आपसे मुताल्लिक स्टाइल भी आपकी कंपनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट और SMS मार्केटिंग की कंपनी है, 2019 में आपने इस्टेब्लिश की थी ये, इसको किस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं? 2019 तक तो मैं SMS मार्केटिंग को सिर्फ वेब डेवलपमेंट की सर्विस देता था, लेकिन उसके बाद अभी की मैं बात करूँ तो उसको प्रॉपर मार्केटिंग एजेंसी पे लेके जा चुका। इसके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसके अपने टीम है पूरी, तो इसको प्रॉपर एक मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे इसको लेके चल रही, तो कंप्लीट SEO से लेके सर्विसेज कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करूँ मार्केटिंग की। कहाँ पे किस मुल्क में? अब फिनलैंड के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया। पहले पाकिस्तान में इनिशियली स्टार्ट रखा था 2019 में, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी इश्यूज मुझे रहे थे क्योंकि मैं इस टाइम पे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आती रही थी। पाकिस्तान से टोटल छोड़ दिया मैंने, अब फिनलैंड के अंदर काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा शाहजेब, आगे क्या प्लान्स है आपके? मास्टर्स के लिए सब्जेक्ट सोचा हुआ है, क्या होगा आपका? आगे MBA के लिए अप्लाई करने बेसिक। वो भी जल्दी करना है? नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। नहीं, जल्दी से मुराद है वो भी आपने कम वक्त में करना है? नहीं, उसका इस तरह का भी ऐसा अभी तो कोई प्लान नहीं है, जल्दी बहुत जल्दी करने के, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल में कर दूंगा 2 की जगह। शाहजेब, वैसे हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान में ऐसे होता था, छोटी क्लासेस होती हैं ना 1, 2, 3 क्लास या प्रेप और नर्सरी, तो वो बच्चे 2 की जगह 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ी क्लासेस में हमारे लिए बड़ी अनोखी बात है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि आपने इतनी लंबी डिग्री थी आपकी 3.5 साल की,
जो आपने 1.5 साल में मुकम्मल की, ज़ाहिर है आपने सारे कोर्सेज एक साथ पढ़ लिए होंगे, एग्ज़ाम्स जल्दी जल्दी दिए होंगे, कम वक्त लिया होगा। 6 महीने में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ना था वो ज़ाहिर है 3 महीने या 2 महीने में पढ़ा होगा, ऐसे ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। फिनलैंड के एजुकेशन के अंदर एग्जाम सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे कोर्सेज, यहाँ पे इवैल्यूएशन आपकी असाइनमेंट बेस होती है, ग्रुप वर्क और प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस करती है। तो उनको बेसिकली टाइम के साथ साथ ही करता रहूँ, जितनी असाइनमेंट्स आती रही उनके साथ साथ देखता रहूँ, तो इस तरीके से बेसिक किया। एग्जाम सिस्टम यहाँ पे नहीं होता कि एक रात के अंदर एग्जाम सारे दे दो, तो इस तरह का सिस्टम नहीं था। वेरी नाइस। हाँ, हमें तो एग्जाम देने पड़े थे शाहजेब, ये तो आप तो लकी है कि आपने एग्जाम नहीं दिए, जस्ट असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड दैट्स इट। ये कोविड की वजह से तो कुछ फायदा हुआ? कोविड का मुझे बस ये फायदा हुआ कि मैंने जाना था बेसिकली एग्जाम वियतनाम देने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एग्जाम इसका होता नहीं था फिनलैंड का, तो वो मैं इसको देने के लिए वियतनाम जाना था। लेकिन कोविड जैसे ही आया तो एग्जाम ऑनलाइन हो गया, तो वहाँ से मेरी थोड़ी सी हेल्प हुई। ठीक है शाहजेब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमें और आपसे मुतालिक हम थोड़ा जान पाए कि 3.5 साल का डिग्री प्रोग्राम आपने 1.5 साल में मुकम्मल किया। आगे आप 1 साल आप जॉब करेंगे, उसके बाद आप इंशाल्लाह मास्टर्स में एडमिशन लेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। मोदी हुकूमत जानबूझकर कश्मीरी कैदियों की गैर कानूनी नजरबंदी को तूल दे रही है। हुर्रियत रहनुमाओं, सहाफियों, इंसानी हकूक के कारकुनों और आम कश्मीरियों को झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। मोदी हुकूमत कश्मीरियों को हक खुद इरादियत के मुतालबे की सजा देने के लिए जब्र के तमाम तरीके अपना रही है। कश्मीरियों की आवाज को दबाने के लिए काले कवानीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी को गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरी कैदियों की बाजियाबी के लिए आगे आना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए किस तरह लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं, किस तरह बोहतानबाजी की जा रही है, किस तरह इल्जाम तराशी की जा रही है, बिला तहकीक किसी खबर को फैला देना। रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
उस शख्स से बड़ा झूठा कौन हो सकता है जो किसी खबर को बगैर तहकीक के सुने सुनाए मुआशरे में फैला दे। और इस वक्त नेट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए ये तूफान बदतमीजी बपा है और इससे न सिर्फ नौजवान नस्ल हमारी तबाह होती नजर आ रही है, बल्कि खानदानी जो निज़ाम है वो भी नाजरीन तबाह हो रहा है। और नौजवान बच्चों और मेरी बेटियों, अगर आप अपना मुस्तकबिल तबाही से बचाना चाहते हैं तो खुदारा नेट को ज़रूरत के लिए और नेट को मुफीद और खैर के लिए इस्तेमाल कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, कलाम इलाही से मोहब्बत मुनफरद अंदाज से हम देखते हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, कोई किसी ख़ास अंदाज से उसको तहरीर करता है। हमने आपको याद है लास्ट वीक दिखाया था जिस तरह धागे से उसको वीविंग कर रहे थे, तो वही बड़ा मुनफरद सा अंदाज था। हम कीमती पत्थरों से तराशा हुआ कुरान पाक उसकी बात भी करते हैं। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शबी हैदर साहब, इन्होंने सबको इस तरह से हैरान किया कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक डिज़ाइन तैयार किया है। दुनिया का पहला 1 किलोमीटर तवील 10 मीटर ऊंचा कुरान करीम का डिज़ाइन तैयार कर लिया है और ये दुनिया का पहला ख़त कूफ़ी में मेटालिक तर्ज का नुस्खा होगा। अब कदीम ख़त कूफ़ी मुनफरद होने के साथ साथ एक मुश्किल ख़त भी है, इन्होंने इसको पिक किया। ख़त में जिद्दत और कशिश में अपनी मिसाल आप है। सैयद शबी हैदर सादिक़ैन अवार्ड और दीगर कई एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं, तो आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। कराची में मोस्टली होता है लेकिन इस्लामाबाद थे तो हमारे प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, कब से आपका ये शौक़ कैलीग्राफी का जिसको अब यहाँ तक आप लेकर आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो आप हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये सलाहियत अता की है। और फिर मैं अपनी वालदा का करता हूँ क्योंकि मेरी वालदा ने मेरा रुझान जहन बनाने में, वो खुद एक बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर थी माशाल्लाह। तो मैं उनको देखता था बचपन में और उनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बड़े बेमिसाल होते थे और वो मैं करता रहा। तो सबसे पहले तो मुझे ये भी शुक्र करता हूँ परवरदिगार का कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की क्लास 2 में मैंने पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाई थी। अच्छा। और कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। अब मेरे काम सारे ऐसे होते हैं कि उन पर कोई यकीन नहीं करता। अब ये जो है इसके ऊपर भी कोई यकीन नहीं करता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा। मैंने कहा भाई जब वो देखे, मैं जब कह रहा हूँ तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। इंशाल्लाह। इसका आगाज तो आप कर चुके हैं, इसका बेसिक डिज़ाइन तैयार है आपने बताया। जी बेसिक डिज़ाइन तैयार। इसकी कंप्लीशन की तरफ कैसे जाएंगे, कितना वक्त लग सकता है उसमें, अभी क्या मुश्किलात दरपेश है जिसकी वजह से अभी तक ये दुनिया के सामने आप नहीं ला पा रहे? और एक बड़ी यूनिक बात आपने बताई, वो भी बताइएगा कि किस तरह सी थ्रू होगा। राइट, पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पॉन्सर की ज़रूरत है और वो जगह हमें चाहिए, ज़ाहिर है कि एक तवील जगह चाहिए। ठीक। और ये जब दो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर कोई रुकावट नहीं है। अगर ये मुझे आज कोई कह देता तो मैं कल इस पर काम शुरू कर दूंगा। ठीक है। वक्त कितना लगेगा? वक्त इसमें साल 2 लग सकते हैं। और कॉस्ट क्या हो सकती है अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट है इसकी जाएगी, मैं समझता हूँ कि 80 to 90 करोड़ रुपीस पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है। लेकिन 50 करोड़ के अंदर हम एक इसको शो ऑफ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ ये बनने जा रही है। ठीक है। 50 से लेकर 90 करोड़ तक आप इसको बना पाएंगे। तकरीबन 1 साल का अरसा लग जाएगा। एरिया आपको चाहिए 1 किलोमीटर का दायरा जहाँ पर आप ये डिज़ाइन करेंगे। पाकिस्तान में ही करने का इरादा है? देखिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे आता कि ये चीज़, क्योंकि बेसिकली ये अरबी ख़त है। ठीक है। और मैं तो अजमी हूँ, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझ पर ये इनायत की है। वो जगह भी वही जानता है बेहतर, बेशक। वो उस शख्स को भी वही बेहतर जानता है कि कौन इसको स्पॉन्सर करेगा या कौन लोग होंगे जो इसको स्पॉन्सर करेंगे। ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला जानता है। कोई आपसे राब्ता कैसे कर सकता है? राब्ता करने का यही है कि मेरे ख्याल आपका टीवी के थ्रू भी आ जाएगा या इसमें मेरा नंबर वगैरह आप दे दीजिएगा साथ, तो उसमें भी ये। आपको इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक या इस तरह कोई अकाउंट? फेसबुक अकाउंट है मेरा।
ठीक है, सही छवि हैदर के नाम से। जी, मैंने लेकिन उसको इतना ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर पाता। ओके, बिकॉज़ ज़ाहिर है फॉर श्योर जो लोग हमें देख रहे होंगे, आई होप एंड आई विश कि लोग आपसे कांटेक्ट करें। और ज़ाहिर है ये एक शख्स शायद ना, वैसे तो खुदा बेहतर जानता है, वसीला अल्लाह की ज़ात ने बनाना है, कौन वसीला बन जाए, किसको अल्लाह चुन ले। अल्लाह ने आपको चुना है इस काम के लिए, तो अल्लाह उन लोगों को भी चुनेगा जो आप इस कार्य खैर में आपके साथ बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, एंड देन फॉर श्योर आप ये कर पाएंगे इंशाल्लाह। हम देखेंगे बहुत जल्दी कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। शबी हैदर साहब, आपने खत कूफी का इंतखाब किया इसके लिए, इसकी कोई खास रीज़न? क्योंकि बहुत से खतूत हैं, जब हम कुरान पाक बहुत से खतूत में हमें लिखा हुआ नज़र आता है, फिर जब कैलीग्राफी की बात होती है तो बहुत सी डिफरेंट वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, उसमें बहुत वेरिएशन है। खत कूफी का इंतखाब करने की कोई ख़ास वजह? जी, इसकी बेसिक वजह यह है कि ये ख़त ज्योमेट्रिकल लिखा जाता है, ठीक, और ज्योमेट्रिक जो होती है वो बड़ी परफेक्ट होती है। और अच्छा, इसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, इस ख़त को उस वक्त नहीं होता, लेकिन जब जैसे पढ़ना शुरू कर देगा तो फिर गो थ्रू हो जाएगा, वो पूरा जितना भी होगा सही उसको पढ़ लेगा। अब ये मैंने दो तरीके से इसको डेवलप किया है, एक नुकात के साथ और एक बग़ैर नुक्तों के। सही। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि ये वो ख़त है जिसे हर ख़तात करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझता है कि मैं मतलब इस ख़त को करूँ, और हर एक शख्स अपने अपने अंदाज में करता है जो उसका तरीक़ा है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आज तक भी 1000-1500। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये तौफ़ीक़ दी कि इस ख़त को मैंने स्टैंडर्डाइज़ यानी म्यारी जिसे कहना चाहिए उस पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और दो लिहाज से, नुकात के लिहाज से और बग़ैर नुकात के लिहाज से, यानी बग़ैर नुक्तों के भी होगा, आराब के बग़ैर भी होगा और आराब के साथ भी होगा। तो ये अल्लाह ताला ने एक मेरे ऊपर बहुत बड़ी करम नवाज़ी की है। और फिर जब ये दोनों चीज़ें कर रहा था तो उसी दौरान ख़त मुसलसल मुझसे फिर वजूद में आ गया। बस वो जो था ना, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, ख़त मुसलसल। इसी ख़त में ख़त मुसलसल यानी ख़त कूफ़ी मुसलसल, उसकी खूबी यह है कि पूरा कुरान शरीफ चाहे कितना बड़ा लिखें। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या 1 किलोमीटर लिखा जा सकता है? मैंने कहा ये ज़्यादा है, क्या बहुत ज़्यादा है? मैंने कहा अगर 10 किलोमीटर हो जाए? बहुत हैरान हुए, क्या 10? मैंने कहा 100 भी हो सकता है। कि मैंने कहा मुझे आप दीवारें चीन दें, मैं पूरी दीवारें चीन पर मेटल कुरान शरीफ लिख के दूंगा आपको। क्या बात है, जो कि दोनों तरफ से पढ़ा जाएगा। दोनों तरफ से कैसे पढ़ा जाएगा? सर ये तो एक टेक्निक होगी ना, वो जो जब बनेगा तो अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन आपने जो डिज़ाइन तैयार किया वो डिज़ाइन ऑन पेपर है, सॉफ्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में वो डिज़ाइन जो तैयार की है? वो तो अभी मेरे पास पेपर पर ही है। पेपर पे है? पेपर पर है। और थोड़ा सा एक बनाया था मैंने, ये जो नज़र भी आ रहा है इस वक्त यहाँ पे? जी ये बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये है डिज़ाइन, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है, छोटा सा नमूना, ताकि मैं इसको शो करूं पेपर पर। तो वो तो एक एक मास्टर चीज़ होगी। और शबी हैदर साहब, ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे भी काम चल रहा है। इससे पहले भी आपने आई एम श्योर बहुत सा कैलीग्राफी का काम किया होगा, एग्जीबिशंस वगैरह भी करवाते हैं? मेरी जनाब सबसे पहली एग्जीबिशन तो क्लास 4 में हुई थी, बचपन में। तो वो माशाल्लाह सोलो ही कहेंगे उसे। तो बस वहाँ से फिर मेरी जो है ना सिलसिला शुरू हो गया। फिर वो हमारे क्लास टीचर थे, बहुत खुश हुए, उन्होंने फिर काफ़ी फन पारे थे ना, 30-35 मैंने बनाए हुए थे, कलर वाटर कलर से बनाए थे, वो सब में फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए सब। तो वो सिलसिला फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी और फिर प्रैक्टिकल लाइफ, तो इसमें काफ़ी कुछ किया हुआ। इसमें है काफ़ी चीज़ें, आप देखेंगे जब ये मैंने वो दी है, इसमें मेरे ख्याल है कि डिटेल्स दी है मैंने। अब वो हमें फिलहाल शायद दिखा ना पाए, बहरहाल ये हम एक पेपर तो प्रेजेंटेशन मैंने दी है। जी मालूम है मुझे। जी, उसमें आप डिटेल दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत वर्क है उसमें माशाल्लाह, ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं साथ भी लाया हूँ। ओके, ये डिज़ाइन आपने जो तैयार किया, इसमें कितना वक्त लगा आपको? इस डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस चल ही रही थी, लिखता रहता था तमाम चीज़ें। तो ये इसको आप 1 साल कह सकते हैं ज़्यादा। अच्छा, इसमें 1 साल लगा आपको? चीज़ आ गई सामने, लेकिन मेरा वो पीछे कंटिन्यू है ना, मेरा प्रोसेस तो कंटिन्यू है। शबी हैदर साहब, इस ख़ास डिज़ाइन में आपने मेटल यूज़ करने के बारे में बताया, कोई और मटेरियल यूज़ क्यों नहीं किया? मेटल का इंतखाब आपने क्यों किया? और फिर ये भी बताइएगा कि क्या मेटल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट के 50 से 90 करोड़ के दरमियान खर्चा आएगा, या उसमें कुछ और ऐसा मटेरियल यूज़ होगा जो बहुत एक्सपेंसिव होगा? वाह, कितनी अच्छी बात आपने की है, मेरा दिल की बात कह दी है आपने। एक तो ये है कि मैं तो चाहूँगा ये गोल्ड में बन जाए। क्या बात, कुरान शरीफ गोल्ड में बने, क्योंकि लोग अब कारें बना रहे हैं, एसेसरीज बना रहे हैं, बाथरूम एसेसरी गोल्ड में लोगों ने बना दी हैं।
तो अगर कुरान शरीफ अगर उसमें लिख दिया जाए तो किसी के लिए कोई मसला नहीं है ये। और जो मैंने अभी जो बताया आपको, ये तो एक बराए नाम है। इसके साथ एक बहुत बड़ा मेरा प्लान है कि उसमें यहाँ पर कॉमन रूम होंगे, सेमिनार रूम होंगे, जिसमें जो हस्तियाँ, जिसका जो नेशनल डे होगा वो वहाँ मनाया जाए और उन्हें हम पैगाम दें। ओके। बेसिक मेरा मकसद ये है, इस मेटल इस वजह से इस्तेमाल किया कि ये सस्टेनेबल है। ओके। इसके लाइफ है। इवन अगर आप मुझसे कहेंगे मैं पत्थर से भी बना दूंगा, मतलब पूरा ही कुरान शरीफ पत्थर का लिखा हुआ होगा, उसमें भी कन्वर्ट कर दूंगा, स्टोन में चलता होगा पूरा का पूरा। आई कैन डू इट। किस किस मटेरियल में वैसे आपने पहले ही काम किया है? मैंने वैसे स्टोन पर भी काम किया है, मैंने टेराकोटा में भी काम किए हैं और मेटल में भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर तो मेरा शुरू का टाइम। वैसे ज़्यादा टाइम टेकिंग कौन सा मटेरियल होता है? जैसे पत्थर तराशना एक मुश्किल काम है। कुछ मुश्किल नहीं रहा, अब कुछ मुश्किल नहीं है, अब मिनटों का काम हो गया है सब कुछ, इतनी अच्छी मशीनें आ गई हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, ये सारा मेरा वर्क जो है डिजिटल है। अच्छा। ये डिजिटल है और इसको हम किसी भी साइज़ में और किसी भी वक्त उसको किसी भी मेटल पर इसको काम को कर सकते हैं। अच्छा जी जी। नहीं, ये एक्सप्लेन करें, डिजिटल से क्या मुराद है? मतलब ये है कि इसका सॉफ्टवेयर बन चुका है। अच्छा, तो वो इम्प्रिंट होगा उसके ऊपर, कट करेंगे उसको मशीन में डाला, मतलब मेटल में करना चाह रहे हैं आप? जी जी। वो कट जो मशीन होती है CNC, वो पीसेस कट करेगी, वो खुद काट के दे देगी आपको और आपने सिर्फ उसे फिक्स करना है? उसको फिक्स करना है जस्ट। अच्छा, वो सारा तैयार हो जाएगा आपको। और अब तो जो कि हम देखते हैं लेटेस्ट मशीन्स आई हुई हैं, वो मेटल्स को इस तरह से कार्विंग उसकी हो जाती है, तो ये बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। कार्विंग होती है, वो थ्रो कटिंग भी हो जाती है। थ्रू कटिंग भी हो जाती है। अच्छा एक चीज़, दूसरा वाटर जेट मशीन है, जो आपका कितना ही मोटा पत्थर हो, गिलास हो, उसको भी उसी तरह काट देगी जैसा कि ऐसे ही। वेरी नाइस। जी। तो इसका अच्छा बस अब ये मेन जो चीज़ है इसकी वो ये है, क्यों बनाया, क्या चीज़ है, मतलब मैंने अपनी ख्वाहिश, अपना वो नहीं है इसमें मेरी इसको बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला का जो पैगाम है उसकी तरफ मुतवज्जा करना है पूरी दुनिया को। और ये एक वंडर ऑफ इस्लामिक आर्ट होगा पहला। वेरी नाइस। कि भाई इतनी बड़ी ये क्या चीज़ है, कुरान है, कोई किताब है, वो लिखी गई है 1 किलोमीटर, आखिर इस किताब में ऐसी क्या बात है। तो वो बहुत से लोग, आर्ट जो है ये मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग है, मतलब हम सादा से कपड़े पहन बैठ सकते हैं, लेकिन एक इस वजह से कि हम अच्छे नज़र आएँ तो उसके हिसाब से अपनी ड्रेसिंग करते हैं, सारे वो करते हैं, तो मकसद यही है। तो ये दिस इज़ द बेसिकली ड्रेसिंग ऑफ द कुरान। वेरी नाइस। कि इसमें जब दुनिया देखेगी कि हाँ भाई इतना बड़ा कुरान है, किस जगह पर है, कहाँ लगा हुआ है, तो वो फिर देखने के लिए जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ये एहतमाम भी करेंगे कि जो शख्स आएगा उसी की ज़ुबान में, उसी की लैंग्वेज में उसे कुरान शरीफ पेश करेंगे माशाअल्लाह। कि ये पहचानो क्या जिसने हमें खल्क किया है, बेमकसद खल्क नहीं किया इंसान को, एक पूरा मैनुअल साथ दिया है हमें लाइफ गुजारने का। ये मैनुअल ऑफ दी ह्यूमन बीइंग है। आप कुछ लेकर भी आए हुए हैं सर? जी मैं है, अगर दिखाना चाहें तो। अच्छा यही चीज़ थी, आपने उसमें देख ली है? अच्छा, लेकिन हम तो उसमें भी दिखा दूंगा मैं। ओके ओके। और थोड़ा सा कुछ और चीज़ भी है, वो भी दिखा देंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक। ये सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। ये उसी की प्रेजेंटेशन है? जी उसी की है। और ये है बुनियादी तौर पर कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, बस मेरे मालिक कबूल फरमा दो। वेरी नाइस। ठीक है ना। और शबीर हैदर साहब आप सिखाते भी हैं? मैं बहुत चाहता हूँ कोई सीखे, बड़ी ख्वाहिश है मेरी। लोग आपसे कांटेक्ट करते होंगे आई एम श्योर, जो चाहते हैं। कुछ आर्किटेक्ट लेडीज थी, तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा एहतमाम करें कि 2-3 हों, और कुछ इंडिविजुअली मुश्किल है सबको टाइम देना। मुश्किल भी है, मुनासिब भी नहीं होता, ज़रा सब एक माहौल बनता है, तो वो है। अच्छा ये मैं आपको मैं आपकी हेल्प करता हूँ प्लीज़। वाओ वेरी नाइस। ठीक है, माशाल्लाह। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत। और ये तो डिज़ाइन है, राइट? ये एक डिज़ाइन है। अब लेकिन इस पे कैसे होगा? ये सूरह अलहम लिखी जा रही है। देखें जरा सा पढ़ेंगे, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, क्योंकि हाँ मेरे लिए अच्छा ओके फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ देंगे अब आप पूरा पढ़ देंगे यहाँ से लेके। ये 6 आयात कुरान शरीफ हैं सूरह अलहम की। और ये आप देख रहे हैं सूरह, ये सी थोड़ा है, देखिए ये भी खत एक में है जिसमें अलहम्द अलहम्द, क्योंकि ये इस सामने देखिए, सामने जी जी ऊपर टॉप पर ये अलहम्द अलहम्द लिखा हुआ है। यस।
अच्छा, आपने दुरुस्त कहा कि थोड़ा सा दिक्कत आगाज में होती है, फिर इजी होता है, मैं आराम से पढ़ पा रहा हूँ। और मेरा ख्याल है इसकी बनावट ऐसी है कि इसी की वजह से ये दूसरी साइड से भी सेम पढ़ा जाएगा, उल्टा नहीं नजर आएगा। वो कुछ और है उसमें टेक्निक जरा, उसमें कुछ और टेक्निक है। चलो सर आप बैठ जाइएगा। अच्छा, ये आप देखेंगे ये अल कुरान, ये यस, ये अल कुरान लिखा हुआ है, पूरा बोर्ड। अच्छा इनसे कहिए जरा, यूएसबी मैंने दी है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ये ऊपर टॉप पे बन जाएगा। तो ये एक इस वजह से जस्ट टू अंडरस्टैंड। माशाल्लाह सर, ये वाकई बनाने में भी बड़ा वक्त लगता है। थैंक यू जी। लेकिन ये सारी चीज़ें जब होंगी प्रैक्टिकली तो इसकी एक बड़ी वो बन जाएगी अहमियत इंशाल्लाह ताला। अब एक चीज़ और भी दिखा दूँ आपको, बहुत आया हूँ तो शबीर हैदर साहब का बहुत खूबसूरत जो काम उन्होंने, जो प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, आई एम श्योर कि कोई ना कोई उनसे कांटेक्ट करे और उनके इस काम को आसान बना दे, जो बिलाशुबा एक मेहनत तलब काम है, जिसमें काफ़ी वक्त लगा इसकी तैयारी में भी, और कुछ चीज़ें उनके पास भी हैं जिस वक्त हम देख भी रहे हैं। और ये एक और चीज़ हमारे सामने आ रही है जनाब, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, वेरी नाइस। इसे एक्सप्लेन भी सर कीजिएगा प्लीज। क्या लिखा हुआ है सर, एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा। ये देखिए मौला अली मुश्किल साहब का जो तुरबत मुबारक है, उसका ये एक लोह बन रही है, जो 7 फीट इसकी विड्थ होगी और 10 फीट इसकी हाइट होगी। ये ग्रेनाइट स्टोन होगा। ओके, ठीक है सर। अच्छा, अब ये कि उनकी जो शख्सियत है, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह। अब ये जो तहरीर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मौला अली इस्लाम ने जो कुरान शरीफ लिखा है खत कूफी में, उसी से लिया गया है ये। और ये उनके दस्तखत आखिर में उन्होंने लिखा कतबा अली बिन अबी तालिब, तो ये उन्हीं के दस्तखत मौला अली इस्लाम के। माशाअल्लाह, ठीक है सर। फुज़ तो वो रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम में कामयाब हो गया। ठीक है सर। अच्छा, ये अब उनकी पूरी तमाम चीज़ें हज़रत इस्लाम की शख्सियत हो तो आपको बताइए क्या है। ये तराजू, इंसाफ, इल्म की रोशनी, तलवार, जुल्फ़िकार, ठीक है, कलम, ठीक है सर। 4 किताबों का इल्म। आपने फरमाया कि मुझे अगर मसनद क़ज़ावत पर बिठा दिया जाए तो मैं अहले ज़बूर का अहले ज़बूर से, अहले तौरात का तौरात से, अहले इंजील का इंजील से, अहले कुरान का कुरान से फैसले दूँ। क्या बात है। मेंबर तो उन्होंने कहा ये कि पूछ लो जो मुझसे पूछना है। ठीक है। अच्छा, ये फिर हज़रत अलैहिस्सलाम की जो तुरबत मुबारक है, उसके साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी। बिल्कुल, ठीक है। तो उनका भी नाम और उनके नाम तमाम चीज़ें दे दी हैं। डेट ऑफ बर्थ है मौला इस्लाम की और वफ़ात, उनका तो खैर हमें मालूम नहीं है। फिर ये कुछ और डिटेल्स हैं साथ में, ये बीच में है। फिर हज़रत अली। अच्छा, ये भी आपने कभी प्लान किया हुआ इसको करना है आपको? किसी इस पे काम शुरू हो चुका? काम शुरू किस जगह पे? कराची में बना रहा हूँ मैं। अच्छा जी, काम चल रहा है। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। तो ये सब चीज़ें अलग होंगी इंशाल्लाह, कोशिश है कि गोल्ड में ही हो जाए। ओके, ये बारबेल होगा एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, कितना हाइट होगी इसकी? इसकी 10 फीट, 10 फीट, ज़बरदस्त। ये कराची में डिस्प्ले करेंगे? नहीं, ये तो वहीं चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो मैंने बनाया था तो ठीक है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है नादे अली। ओके। अच्छा, ये अली अली लिखा है 4 मरतबा। सही। इसके अंदर हर एक में कुल हुवल्लाह लिखी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली की जो अहमियत है मेरी उम्मत में, इस उम्मत में, वो ऐसे ही है जैसे कुरान में सूरह इखलास। माशाल्लाह। उसको मद्देनजर रखते हुए आपने 4 बार अली और फिर उसमें वो और इतनी खूबसूरती बारीकी से लिखा हुआ है, ये बहुत खूबसूरत है। ये पूरा बैलेंस है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। ये वजुल्लाह, ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला इस्लाम के लिए अक़ाबात दिए हैं। बिल्कुल, कोई चीज़ कुरान शरीफ से या हदीस से हटकर कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। चलिए सर बैठ जाइएगा, मैं इसको अच्छा, ये इनके बाद नादिया अली लिखी हुई है जो जंग औद में आपने पढ़ी और मौला इस्लाम पहुंचे वहाँ पर। हाँ। ये सूरह अलहम्द है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बे का नुक्ता। आपने फरमाया कि कुरान तमाम उलूम कुरान में, और जो कुरान में सूरह अलहम्द में, जो सूरह अलहम्द में वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाय बिस्मिल्लाह, बाय अना नुक्ता तो बाद बिस्मिल्लाह। और ये खुद भी एक नुक्ते में मैंने लिखा है इसको। ठीक है। ये सूरह अलहम्द हो गई। ये वो तमाम वो कुरान शरीफ की आयात हैं जिसमें मौला अली इस्लाम के जिक्र है, उसमें जो तारीफ बयान की गई। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वो हादीस हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूसन मौला अली इस्लाम की। माशाअल्लाह। ठीक है सर। ये पूरी सूरह रहमान है। माशाअल्लाह। यहाँ से इस कॉर्नर बिल्कुल यहाँ से जी, अल कुरान, अल कुरान, सूरतुर रहमान,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। यहाँ पर तबारक अस्म यहाँ पर जाके एंड हो जाती है। बिल्कुल सही, तबारक अस्म यहाँ पे एंड हो रही है। शबी हैदर साहब, इतना नफासत से, इतना बारीकी से ये आपने माशाल्लाह से बनाया, कितना वक्त लगा सिर्फ इस मॉडल को बनाने में? एग्जीक्यूशन की तरफ बाद में जाएंगे, इसको बनाने में कितना वक्त लगा? मेन मॉडल को हाँ। या इसके लिए? इसकी बात कर रहे हैं। इसमें भी 2 साल तो लग गए माशाल्लाह। 2 साल की मेहनत है आपकी, 2 साल। इतनी बारीकी से एक ख़ास ख़त का इस्तेमाल करते हुए, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, ये कोई लफ्ज़ आगे पीछे ना हो जाए, हर चीज़ अपनी जगह पे एक्यूरेट, और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत इसको बार बार इसको पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं ज़ेर ज़बर नुक्ता कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए, क्योंकि कलाम इलाही है। इसमें बनाना, फ़न बनाना वो तो अपनी जगह है जो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कोई कोताही ना हो जाए। और इसके डिजाइन का भी आपने बड़ा ख्याल रखा कि क्या चीज कहाँ होनी बैलेंस चाहिए। किया आपने उसको। कुदरत का करा। बेशक ऐसी है सर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, काम के हवाले से जानकर। खत कूफी वाकई मुश्किल खत है, लेकिन बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि अगर आप शुरू में मुश्किल थोड़ी सी आपको उठानी पड़ेगी, फिर एक फ्लो में आप पढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह करे सर आपका जो ये मिशन है ये मुकम्मल हो, बड़ी जल्दी हो, आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएं, और ये सारा जो अल्लाह ने एक तरह से आपको वसीला बनाया, फिर और वसीले बनते चले जाएंगे, और काम इंशाल्लाह कराना मेरे अल्लाह ने सर, अल्लाह पाक ने काम कराना, अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर ये काम मुकम्मल कराएगा। और मेरी दुआ और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के लिए हो, यहीं पर हमें डिस्प्ले होता हुआ नजर भी आए। जब ये सरजमीन पे नाजिल हुआ है तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि यहीं पर हो जाए। बिल्कुल, और इसमें भी ये जो आपने कहा ना गोल्ड, आई विश ज़रा कुछ नहीं, लॉन्ग लाइफ है, तो गोल्ड के पहाड़ मौजूद है ना, ऐसे ही है। अब तो रिकॉर्डिंग पे भी काम दोबारा से आगाज हो चुका है, एग्रीमेंट तो हो गया है। ऐसे सर, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मैं बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त एक अच्छा रुझान पैदा हो गया है। अब कतर देखिए, अब आप जी उन्होंने कितना ज़बरदस्त, यानी कि इस्लामी जो फेस कल्चर को प्रमोट किया, कितना किया, और ये कॉन्फिडेंस से किया। यस, बहुत, यानी किसी को उसमें वो नहीं है। तो ये लोग हैं, कर रहे हैं काम करने वाले, तो बढ़े आगे, अपना इतना जज्बा और जोश और लोगों के अंदर। बिल्कुल, और ये काम में इंशाल्लाह हो पाएगा, मसला नहीं है, सबके पास एक तवज्जो की बात है। बेशक, असल एक तवज्जो, दिल की ख्वाहिश, और ऊपर से कुदरत की अता। बेशक, क्या बात, उसके बगैर तो हो नहीं सकता कुछ। जिसके ऊपर कुदरत की मेहरबानी, नजर करम होगी, वही इसमें आगे बढ़ सकता है। बेशक ऐसे इंशाल्लाह सर, जरूर काम हो पाएगा। वक्त मुख्तसर था सर, बहुत शुक्रिया साथ में मौजूद थे आप। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं इकबाल के अफकार से मुतालिक, उनकी तालीमात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इकबाल ने हमें क्या सिखाया। लास्ट सेगमेंट में भी हमने बात की थी कि नॉर्मली बात होती है फ़लसफ़ा खुदी से मुतालिक, इकबाल के शाहीन से मुतालिक, कॉन्सेप्ट से मुतालिक, लेकिन इकबाल की तालीमात तो हमारी पूरी ज़िंदगी का अहाता करती हैं। और फिर इकबाल की तालीमात, उनकी शायरी का जो माखज़ हमें नज़र आता है वो कुरान करीम है। तो फिर हम इन ख़ास चीज़ों से मंसूब क्यों कर देते हैं इकबाल की तालीमात, अफकार और शायरी को? क्योंकि इकबाल ने सिर्फ खुदी का फ़लसफ़ा तो नहीं दिया, इकबाल ने सिर्फ शाहीन नहीं कहा अपने जवानों को, बल्कि और बहुत से पैगाम दिए, ना सिर्फ नौजवानों को बल्कि बच्चों को भी। और फिर उसके बाद जो उनका मिल्लत का तसव्वुर था, मुमलिकत का तसव्वुर था, वो बहुत डिफरेंट था। इकबाल कहते थे कि फ़र्द कायम मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। कलेक्टिवली एफर्ट्स पे यकीन रखते थे इकबाल, मुतहद होने पे यकीन रखते थे। मिलत का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो बहुत डिफरेंट था। तो आज इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इकबाल की शायरी चूँकि हर दौर में हमारी रहनुमाई करती है, तो इस हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ आज हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद होंगी। मारूफ माहिर इकबालियात और उर्दू ज़बान और अदब की उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर बसीरा अमरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। डॉक्टर साहिबा इकबाल एकेडमी पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही हैं बतौर डायरेक्टर, और इसके अलावा डॉक्टर साहिबा इससे काबिल जो है वो ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर उर्दू में तदरीसी खदमात अंजाम देने के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की मुमताज़ मुस्तनद इकबाल स्टडीज़ भी उस पर भी फाइज थी। और इसके अलावा डॉक्टर बसीरा अमरीन की इकबालियात के साथ साथ
अदब के साथ मुतनव्वे मौज़ूआत पर मुतअद्दिद कुतुब और तहरीरें भी शाया हो चुकी हैं। और उनकी कुतुब की बात करें तो तज़मीनात इकबाल, मकाइसा अरमगान हिजाज, मोहसिनात शेर इकबाल, ज़ेब दास्तान, नेपाली कहानियाँ, गंजीना गालिब, बेताल पचीसी और बहुत सी ऐसी तहरीरें हैं उनकी जो काबिल ज़िक्र हैं। उनका अहाता करने लगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। डॉक्टर साहिबा से जान लेते हैं कि इकबाल के अफकार को उनकी परसेप्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इकबाल ने ज़िंदगी के किन किन मौज़ूआत का अहाता किया, जो मैंने चंद एक का जिक्र किया, क्या इसके अलावा भी इकबाल की तालीमात मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं हम उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पाए। डॉक्टर साहिबा से बिला ताखीर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। कुछ किताबें जो सलमा ने शेयर की और मैं ज़रूर चाहूँगा कि चूँकि ज़ाहिर है आपने उस पर काम किया, तो इकबाल वजूद ज़न और तस्वीर कायनात, इस पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि आपने इस किताब में क्या आपकी सोच थी, किस तरह से आपने इसको तहरीर किया। इकबाल वजूद ज़न और तस्वीर कायनात मेरी किताब इकबाल के तस्वुर ज़न का अहाता करती है। आपको मालूम है कि अल्लामा इकबाल ने वैसे तो ये तखसीस नहीं की कि ये मर्दों के लिए या औरतों के लिए कलाम है उनका, वो यही कहते हैं कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, लेकिन उन्होंने औरत के मसले को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। और वो मारूफ शेर भी आपने सुन रखा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो इस अहमियत को देखते हुए और आज के पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को देखते हुए मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं देखूं कि अल्लामा साहब ने औरत के हवाले से क्या तसव्वुरात पेश किए हैं। तो आपको ये भी मालूम है कि औरत पाकिस्तान की आबादी का 50 से ज़्यादा फ़ीसद हिस्सा जो है औरत पर मबनी है, और औरत पाकिस्तान के तमाम शुबाए हयात में नहायत अहम काम सर अंजाम दे रही है। चुनाचे इसको सामने रखते हुए मैंने अपनी रिसर्च इसमें पेश की, जिसकी आप यूँ समझें कि अगर तलखीस करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इकबाल ने औरत का मकाम और मर्तबा उमूमत यानी माँ होने के हवाले से या तरबियत अतफ़ाल के हवाले से शायरी में बयान किया है, और जिसको आप फ़राइज़ कह सकते हैं। ज़ाहिरी बात है कि फ़राइज़ के बगैर पहले हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना होता है तो हमें अपना राइट मिलता है। तो अल्लामा साहब ने फ़राइज़ के हवाले से अपनी शायरी में ज़िक्र किया। और अगर राइट्स की बात की जाए, हुकूक़ की बात की जाए, तो हमें नसर में उनके इरशादात नज़र आते हैं, जिसमें उनका नहायत अहम खुतबा मद्रास में जो ख़वातीन के इस्पातनामे के जवाब में पेश किया गया वो बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने विमेन राइट्स की बात की है। और आमतौर पर ये इतना सामने नहीं आता इस हवाले से। उसमें वो बहुत अहम निकात पेश करते हैं कि औरत का मकाम व मर्तबा इस्लाम में क्या है और वो कौन से राइट्स हैं कि जो उसे इस्लाम ने दिए हैं, लेकिन अवेयरनेस उसे नहीं है। और इकबाल उसमें तरह तरह की मिसालें देते हुए औरत को समझाते हैं कि अपने राइट्स को इस्लाम के उसूलों की रोशनी में देखने की कोशिश करें। तो ये एक छोटी सी काविश थी, और मेरी ये ख्वाहिश यही थी कि जो खातून पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में, कानून में, तिब में, टीचिंग में या सियासत में या फ़नून लतीफ़ा के साथ या मुख्तलिफ मैदान ज़ीस्त में कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रही है, तो ऐसा क्यों है कि वो इकबाल की शायरी से वो क्या फ़ैज़ उठा सकती है। तो इसमें एक फ़र्द अपनी तख्लीक़ कायनात में जो हिस्सा डालता है उस तनाजुर में देखने की कोशिश है। डॉक्टर साहिबा, आपकी जो अपनी कुतुब हैं जो इकबाल से मुतालिक हैं, इकबाल की तालीमात से, शायरी से मुतालिक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नाम काफ़ी मुश्किल है जो मेरे और शेब जैसे लोगों के समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तज़मीनात इकबाल, मकाइसा अरमगान हिजाज, मोहसिनात शेर इकबाल, इन कुतुब के पीछे क्या थॉट्स थी, इसमें आपने क्या लिखा और क्या मैसेज दिया? जी, ये बहुत अच्छा एक सवाल है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ अदबियात के साथ है, तो ज़ाहिरी बात है कि रिसर्च की लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो उस तनाजुर में देखें तो अदब के तालिब इल्म के लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपने कहा कि लफ्ज़ियात बड़ी मुश्किल हैं, या मेरी कुतब का या इकबालियाती तहकीक का मरकज़ क्या रहा, तो मरकज़ के हवाले से ये है कि मैंने इकबाल के फ़न पर ज़्यादा तवज्जो दी है। अफ़कार इकबाल को उसके फ़न का पैकर अगर आला दर्जे का मैसर ना आता तो शायद अफ़कार भी उतनी शिद्दत से पेश ना हो पाते।
ये फिक्र बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा पैगाम है जो पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए पैगाम है। लेकिन उस पैगाम को उन्होंने जिस सांचे में ढाला है वो अपनी जगह पुरकशिश है। चुनाचे मैंने अपनी किताबों में इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि इकबाल जितना बड़ा पैगाम्बर है उतना ही बड़ा फनकार है। वो अलग बात है कि इकबाल अपने फनकार होने पर नाजा नहीं है, उसे बहुत घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है। इकबाल को ये शौक भी नहीं है कि उसे शायर के तौर पर पहचाना जाए। वो ये कहा करते थे कि मेरी शायरी में कुछ ऐसे निकात हैं जो मैं इस्लाही मिल्लत के लिए पेश करना चाहता हूँ और मैं जो बयान करना चाहता हूँ काश वो कौम समझ जाए। तो मैंने फ़नी आईने में ज़रा देखने की कोशिश की है कि इतना आला दर्जे का पैगाम किस तरह पूरी फ़नकारी के साथ पेश हो गया। तो तज़मीनात जो है वो मेरी ऐसी किताब है जिसमें ये एक टेक्निकल टर्म है, तज़मीन की एक फ़नी इस्तिलाह है कि जब शायर दूसरों के कलाम को अपने कलाम में पेवंद करता है, चाहे वो अरबी का है, फ़ारसी का है, हिंदी का है, तो अपने कलाम में जब ले आता है तो अपने कलाम को सपोर्ट भी करता है और मानी को उससे आगे भी बढ़ा देता है। तो मैंने ये महसूस किया कि अल्लामा साहब का मुतालिया बहुत वसी था। उन्होंने फ़ारसी और उर्दू के कसीर सरमाए से फैज़याब वो हुए और उसके असरात उनके कलाम पर हैं। चुनाचे तहकीकी हवाले से मैंने उन मसादिर की निशानदेही की कि कहाँ कहाँ फ़ारसी अबियात आए हैं और इकबाल का कमाल ये है कि वो इनको तब्दील भी कर देते हैं। उसमें जुज़वी तब्दीली इस तरह की करते हैं कि अगर वो कोई बहुत ज़्यादा कनूतियत पर मबनी शेर है तो अचानक एक नया लफ्ज़ रखकर उसको हरकत पर मबनी बना देते हैं, अपने पैगाम के साथ उसको बढ़ा देते हैं। तो फ़न तज़मीन में इकबाल ने एक ऐसा इजाफा किया जो उनसे पेशतर हम समझते हैं कि वो इकबाल ही की देन है। इकबाल ने उनमें नए मतालिब पैदा किए पुराने शौरा के यहाँ। तो बाकी जो मुकायसा है, मुकायसा कंपैरिजन को कहते हैं, मवाजना को कहते हैं। तो इसमें मैंने टेक्स्ट का मवाजना किया। इकबाल की अरमुगान हिजाज के हवाले से ये काम है और अरमुगान हिजाज अल्लामा साहब का वाहिद शेरी मजमुआ है जो उनकी वफ़ात के बाद सामने आया नवंबर में। और इसमें मैंने कोशिश की है कि असल कलाम के साथ इसको जो मौजूदा कलाम है उसको टैली किया जाए, इसकी तरमीमात सामने लाई जाएं, इसमें इस्लाहात जो उन्होंने की उनको, ये रिसर्च वर्क है प्योरली, और इसको मैंने पेश करने की कोशिश की है। मोहसिनात जो हमारे सामने मौजूद है और जो असल में इकबाल ने लिखा था, क्या उसमें डिफरेंस है? क्या कुछ चेंजेस हुई हैं उसके बाद जिसका आपने जिक्र किया? नहीं, चेंजेस नहीं हुई। अल्लामा साहब की ये आदत थी कि वो अपने तमाम शेरी मजमुओं को बहुत तवज्जो से मुरतब करते थे और जब उनकी किताबत हो रही होती थी या फिर उनमें मुख्तलिफ वो तब्दीलियाँ करते थे तो उसके बाद बहुत तवज्जो से उन्हें देखते थे जब तक वो इशात के मरहले पर सामने नहीं आ जाती थी। तो इकबाल का ये मजमुआ चूँकि उनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ तो उसमें कुछ अल्फाज या कुछ महक़क़ीन ने सिर्फ तवज्जो दिलाई कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो यूँ नहीं थे, असल में ब्याज में इनकी शक्ल किसी और तरह थी। तो एक तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने कोशिश की कि उन तरमीमात को सामने में ला सकूं। दूसरा मेरी तवज्जो ये थी कि आखिरी जो अल्लामा इकबाल का दौर है उसमें उनकी ज़हनी साख्त को समझने के लिए, उनके जज्बात को समझने के लिए इन लफ्ज़ियात का मुतालिया ज़रूरी है कि वो कौन सा लफ्ज़ उन्होंने पहले इस्तेमाल किया ब्याज में, उसके बाद उसको तब्दील कर देते हैं और नया लफ्ज़ लेकर आ जाते हैं। तो ये लफ्ज़ियाती शनाख्त को समझने के लिए भी तहकीकी हवाले से इसकी गुंजाइश थी। चुनाचे मैंने इस हवाले से काम किया और कोशिश की कि एक मुस्तनद मतन सामने आ सके। डॉक्टर साहब, बहुत से मुफक्किर भी हमें नज़र आते हैं, बहुत से लिखारी हमें आज के दौर में भी मिलते हैं, आप ज़ाहिर है उनमें से एक है माशाल्लाह, बड़ा आपका ज़बरदस्त काम है इसमें। और जब हम बात ही करते हैं कि इकबाल की तालीमात हमें अपने बच्चों तक पहुंचानी है, बच्चों को उनसे कनेक्ट करना है, उस रेलेवेंस को डेवलप करना है, तो ज़रा ये हमारा आज एक बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट की काविश है कि हम किस तरह से कनेक्ट कर सकें और हम पढ़ें उसको, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, चाहे नेचुरल साइंस पढ़ लेंगे, साथ इकबाल से कनेक्ट हम रहें। तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है, किस तरह से काम होना चाहिए कि हम उसे कनेक्ट कर पाएँ? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। एकेडेमिया के साथ कलाम इकबाल को
मुंसलिक करना और ख़ास तौर पर बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, उनके निसाबात के साथ इसको मुंसलिक करना बहुत ज़्यादा अहम है। और आपको ये मालूम होगा कि इकबाल ये कहा करते थे कि मेरा हर दौर की नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है, और जो भी किसी ज़माने की नौजवान नस्ल मिल्लत इस्लामिया की होगी वो इससे फ़ायदा उठा सकती है। तो अब ये है कि शायर ने तो कह दिया, लेकिन हमने इस हवाले से क्या किया? तो इसका सबसे खूबसूरत इजहार तो निसाबात में इसकी शमूलियत है, और एक वाज़े इसका अगर इस तरह का हर एज को मुखातिब करते हुए कलाम इकबाल को मुख्तस कर दिया जाए तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी इससे फ़ायदा हो सकता है। और इकबाल एकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जब मैंने यहाँ पर मैंने ज़िम्मेदारी संभाली डायरेक्टर के तौर पर, तो मेरी तवज्जो ज़्यादा नौजवान नस्ल ही की तरफ रही, और मैंने कोशिश की कि इस पैगाम को जो इकबाल पेश कर रहे हैं, जिसे हम खुदी का पैगाम कह सकते हैं, उनके इश्को फ़क्र के तसव्वुरात हैं, हरकत के, हरारत के, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के, इनकलाब के जो तसव्वुरात हैं, उन्हें हम नौजवान नस्ल तक किस किस अंदाज से पहुँचाएँ। तो उसमें अब आपको मालूम है कि आज की नस्ल, कुछ कोरोना की वजह से भी ऐसे हो गया कि नौजवान नस्ल अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ या सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो गई है। चुनाचे हमने छोटे छोटे, जो कि ज़्यादा वक्त पर मबनी ना हो, इस तरह के पैगामात तैयार करवाए जो कि नौजवान नस्ल को हर मौजू पर रहनुमाई फ्राहम करते हैं, और इकबाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल से उनको नशर किया। इसी तरह जो इकबाल की फ़िक्रियात हैं, जैसे इकबाल का तसव्वुर फ़क्र है, इश्क है, और फ़लसफ़ियाना ताबीरात हैं उनकी, या उनके खुतबात हैं, नौजवानों के लिए इसमें बड़ी अहम बातें बयान की गई हैं। तो उन पर सीनियर स्कॉलर्स जो हैं, हमारे मुफक्किरीन जो हैं इकबालियात के, उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए। इसी तरह सेमिनार्स एक अहम हरबा हो सकता है जिसके ज़रिए हम नौजवानों को के अंदर हरकत पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ मुकाबले करवाए, बहुत से कॉम्पिटिशन्स हम करवाते हैं कि जिसमें कभी बैतबाजी का मुकाबला है, या क्विज़ के मुकाबले हैं, या इसी तरह तकरीरी मुकाबले हैं, मुबाहिसे हैं। ये बज़ाहिर एक सादा सी एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इनमें एक पैगाम पोशीदा है, और ये हम गैर महसूस तौर पर नौजवान नस्ल को उस तरफ ले जाते हैं। बात आपने की डॉक्टर साहिबा, और आपने जो जिक्र किया कि करिकुलम में शामिल होना चाहिए, इकबाल को हमने किसी हद तक मुश्किल बना दिया, इसे मजीद आसान बनाना चाहिए था। एक छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करती हूँ, क्योंकि आप उस कमेटी की मेंबर भी हैं जो बनाई गई है इकबाल शनास शख्सियात पर मुश्तमिल। इट्स अ हम्बल सजेशन, ताकि आप मेरी बात को फॉरवर्ड भी कर सकें। मैं कल एक बुक शॉप में गई और मैंने एक बुक मांगी, बहुत बड़ी बुक शॉप थी वो इस्लामाबाद की। मैंने कहा कि मुझे इकबाल ने जो बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं, अगर उनकी मुझे कंपाइलेशन मिल जाए, मुझे नहीं मिली। फिर मैंने मुख्तलिफ शॉप से पता किया तो मुझे पता चला कि उनकी कुतुब जिस शक्ल में थी उसी में मौजूद है, वो अलग से कंपाइल्ड नहीं है मौज़ूआत के एतबार से, या बच्चों के लिए कुछ लिखा है। जैसे मौत का फ़लसफ़ा इकबाल का बहुत मुख्तलिफ था, जिस पे आने वाले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, वो नहीं मिल सका। तो ये भी होना चाहिए ताकि हम इकबाल को मज़ीद आम कर सकें, उनके पैगाम को आम कर सकें, उनको पहुँचा सकें लोगों तक, और जो वो कहना चाहते थे वो असल में आवाम तक पहुँचे। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। और ये कमेटी नवंबर में वज़ीर आज़म साहब की इंस्ट्रक्शंस पर बनाई गई थी, और इसके चेयरमैन इरफान सिद्दीकी साहब थे। और इसमें हमारे जो MNS थे, 2 MNS जनाब ये थे निसार चीमा साहब थे, और इसी तरह डॉक्टर नफीसा शाह थी, और उनके साथ ही साथ जो हमारी हेरिटेज एंड कल्चर की हमारी सेक्रेटरी साहिबा हैं मोहतरमा फारीना मजहर साहिबा, इनकी निगरानी में मुझे ये टास्क दिया गया, ये काम दिया गया कि हमें एक सीनियर स्कॉलर्स की पूरे पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी करते हों उन पर मबनी एक टीम बनानी चाहिए, और वो टीम हर हवाले से वो कमेटी कुछ तजावीज़ दे जिनके ज़रिए कलाम इकबाल को आम किया जा सकता है। चुनाचे मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब ने इसके 3 रोज़ा इसके इजलास किए, और उसके नतीजे में यकीन करें कि बहुत अच्छी सजेशंस हमारे सामने आई। पूरे पाकिस्तान से माहिरीन इकबालियात कमोबेश 22 मेंबरान थे हमारे साथ,
और उन्होंने जो तजावीज़ की वो ज़ाहिरी बात है कि अचानक उनकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हो सकती, लेकिन हमने कोशिश की कि उनमें से कोई ना कोई सजेशन जो है वो किसी ना किसी हवाले से वो अमल में आ जाए। और ये जो आपका प्रोग्राम है वो भी मैं समझती हूँ कि इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि उसमें ये था कि मीडिया के जरिए अवेयरनेस दी जाए और PTV के जरिए और दीगर चैनल्स की तरफ भी इंशाल्लाह ये चीज़ शुरू होगी कि कलाम इकबाल की तफहीम की कोशिशें हो रही हैं। जो सवाल आपने किया वो बहुत शुक्रिया। वक्त थोड़ा सा कम, लेकिन बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, यहाँ पर इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाजरीन, अब हमें बढ़ना है आगे और हम बात करेंगे मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर की। छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुलाकात कराएंगे आपकी एक फाइटर से। काज़ाकिस्तान में अक्टूबर में उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट के मुकाबले में हिस्सा लिया था और जनाब वहाँ पर 40 ममालिक के खिलाड़ी थे और फाइनल मार्के में मोहम्मद आतिफ का काज़ाकिस्तान से हुआ तगड़ा मुकाबला, डटकर मुकाबला किया। पहली पोजीशन ना भी ली तो कोई बात नहीं, सिल्वर मेडल लेकर वापस आए हैं और अब अगली उड़ान कहाँ की भरेंगे ये भी हम उनसे पूछेंगे, लेकिन इस मुकाबले की बात भी करनी बड़ी ज़रूरी है। 40 ममालिक से खिलाड़ी आ रहे हों और हम फाइनल में पहुँचें और रनर अप रहें यानी सिल्वर मेडल लें तो ये ज़ाहिर है एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आते हैं। वालेकुम सलाम। बड़ा जबरदस्त खूबसूरत सा मेडल जो आपने सजाया है। जी जी। कितने मेडल्स वैसे अब तक ले चुके हैं? अभी तक काफ़ी सारे मेडल्स, मेरे ख्याल से तकरीबन 20 तक मेडल्स मैंने। मेडल थोड़ा सा ऊपर करके शो भी करें ना, हमारे फ्रेम में सही तरह नहीं आ रहा ये देखें जनाब, ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का मेडल जो आतिफ लेके आए हैं काज़ाकिस्तान से। और एज रनर आप थोड़ा सा अभी ऊपर करें क्योंकि अभी आप पे है कैमरा, तो ये अब ठीक से नजर आएगा। ये वो मेडल है। जबरदस्त जी। आतिफ आप बताएं कि ये एग्जैक्टली कौन सा इवेंट था और कितनी इसकी सिग्निफिकेंस होती है? जी ये एशियन नोमैड MMA चैंपियनशिप थी जो कि कारेगंडा एक शहर है। ट्रिपल जी एक बॉक्सर है, वो पूरी दुनिया में माना जाता है। अच्छा, मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट बॉक्सर है। अब उसके तो आप शहर भी में माने जाते हैं आतिफ। इंशाल्लाह। तो उनके शहर में ये मतलब एशियन चैंपियनशिप हुई थी और उसमें पाकिस्तान टीम की तरफ से मतलब मेरी सिलेक्शन हुई थी। अच्छा, इसके लिए मैंने मतलब 2 महीने का ट्रेनिंग कैंप किया था। एक मैंने पाकिस्तान में मेरे जो मेंटर कोच है सर आबिद अमीन, उन्होंने मेरे मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, उसके साथ न्यूट्रिशन, डाइट वगैरह सारा कुछ उन्होंने किया था। उसके साथ मुझे एक मौका मिला था, मैं यहाँ से 6-7 महीने पहले ये बहरीन से एक टीम आई थी केज के MMA के नाम से, जो कि पूरी दुनिया की जो ना टॉप MMA टीम है। तो उसमें से एक अब्बास मेरा दोस्त था, तो वो भी उनके साथ मेरी मतलब वो मुलाकात वगैरह हुई, तो उन्होंने मेरे स्किल्स वगैरह देखे और मुझे बताया कि नेक्स्ट आपका जो भी मुकाबला होगा तो आपने हमारे साथ आके ट्रेनिंग करनी है। ये केज के MMA जो है ना, ये मतलब इसमें से वर्ल्ड चैंपियन पूरी दुनिया से आते हैं। अच्छा। मतलब ये जो खबीब आप जानते होंगे जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, उनकी जो है ना मेन उनकी टीम ही लीड करती है, जो खबीब की टीम मेट्स वगैरह है वहाँ पर। तो मुझे भी मौका मिला, फिर मैंने उनको बताया कि मेरे एशियन चैम्पियनशिप में मेरी सिलेक्शन हुई तो मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर वहाँ से मेरे लिए स्पॉन्सर्ड वीज़ा भेजा। फिर मैं यहाँ से पाकिस्तान से गया, वहाँ उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की और मेरी ट्रेनिंग जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी रही। मतलब जब मैं वापस वहाँ से जा रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि आतिफ व्हेन यू विल कम बैक। हाँ, मतलब उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा सारा कुछ। वहाँ से मुझे उनसे क्या क्या सीखा आपने? वहाँ जो है ना वो लोग मतलब बेसिकली रेसलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, रेसलिंग पे। लेकिन वहाँ पर दुनिया के मतलब US से, रशिया से, जो दागिस्तान स्पेशली है, यूरोप से, दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो उनसे जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके कोचेस भी इतने ज़बरदस्त किस्म के थे। मतलब उनको जो है ना हाई लेवल जो है ना एथलीट्स उनको मतलब ट्रेन करते रहते। तो मेरे जब उनके साथ मतलब कंपटीशन वगैरह सारा कुछ हुआ और उनके साथ जब मैं ट्रेनिंग वगैरह करता था तो मेरा लेवल भी उनका मतलब तकरीबन करीब थोड़ी सी टेक्निक में वो थोड़े से बेहतर थे। लेकिन अगर मतलब मैं थोड़ा सा और मतलब उनके साथ कर लूँ तो मतलब ये और भी मैं उनके साथ मतलब अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ही टैलेंट है, लेकिन ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। उनके ट्रेनर्स ने ऐसा क्या सिखाया जो यहाँ से आप नहीं सीख के गए थे या हमारे यहाँ आपको नजर नहीं आता? यहाँ पर असल में ये है कि यहाँ पर हमारी मेंटल ट्रेनिंग और फिजिकल जो कि मतलब ये टेक्निकल ट्रेनिंग है वो बहुत ही कम है पाकिस्तान में। ओके। मतलब प्रॉपर हमारे पास टेक्निकल कोचिंग नहीं है। वहाँ के जो कोचेज है वो टेक्निकल ट्रेनिंग आपको देते हैं कि मतलब आपका कंपटीशन हो रहा है तो इस फेज़ में आपको क्या करना है, मतलब उसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं आपके कंपटीशन में। तो टेक्निकल जो है ना मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा लर्न किया। वहाँ पर टेक्निकल से क्या मुराद है, थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करें। जी हाँ,
मतलब उसमें से आ जाता है कि आप फाइट कर रहे हैं अंदर, उसमें से आपकी स्ट्राइकिंग आ गई, आपको स्ट्राइकिंग की कब ज़रूरत है, जब आपको कोई बंदा डिफेंड मतलब आपको नीचे ग्राउंड में लेके जा रहा है, क्योंकि हमारी MMA इसमें से बहुत सारे मतलब इसमें से बॉक्सिंग भी है, किक बॉक्सिंग भी है, रेसलिंग भी है, जोडो भी, सारे ये स्पोर्ट्स का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। तो उसमें से ये है कि मतलब जब स्ट्राइकिंग की कब ज़रूरत होती है, कब जब आपने डिफेंड कैसे करना है। रेसलिंग मेरी बहुत अच्छी हो क्योंकि मैं एक स्ट्राइकर हूँ, बेसिकली मैं एक स्ट्राइकर हूँ, ठीक है। इसमें से ये MMA में मुख्तलिफ जो मतलब मुख्तलिफ स्पोर्ट्स होते हैं, बॉक्सिंग के, किक बॉक्सिंग के, रेसलिंग के, इन सारे स्पोर्ट्स से आते हैं और फिर ये जो है ना सारा कुछ मिक्सअप करके मतलब इसमें से सारा कुछ अप्लाई होता है। तो उसमें से मेरा जो डिफेंड है वो बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब मेरी स्ट्राइकिंग अच्छी हुई और उसके साथ साथ मेरी डिफेंस जो है ना वो रेसलिंग का बहुत अच्छा हुआ। स्ट्राइकर्स होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं, और क्या कैटेगरी होती है इसमें? इसमें से रेसलर होते हैं, स्ट्राइकर होते हैं, मतलब मेनली 2 होते हैं, रेसलर होते हैं, ग्रैपलर होते हैं और स्ट्राइकर, 3, ये 3 होते हैं इसमें से। ठीक। और पाकिस्तान में जब आपकी सिलेक्शन होती है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? इसके लिए जो होता है ना सबसे पहले आपको नेशनल चैंपियन बनना होता है, पूरे पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन। ये आपका मतलब सिलसिला स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन बनते, फिर उसके बाद आप रीजन में चैंपियन बनते, उसके बाद फिर ये जो प्रोविंस लेवल पे आप आ जाते हैं चैंपियन, फिर उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप में आप आ जाते हैं। मतलब आप जो जिस भी रीजन से आप मतलब ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से जो ना आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसी सूबे से और फिर आप नेशनल चैंपियनशिप में। आप वैसे खुद कहाँ से हैं? मैं बेसिकली स्वात से हैं। और कितना अरसा हो गया आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स? तकरीबन मेरे 10 साल हो गए इसी फील्ड में। मेरे जो कोच है शफीउर रहमान सर, उनसे मैंने स्टार्ट किया था 2012-13 में मैंने इस जर्नी का आगाज़ किया था अपनी मिक्स मार्शल आर्ट का। ज़बरदस्त। और अब तक कितने इंटरनेशनल इवेंट्स में आप जा चुके हैं? मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 में खेला, उससे पहले मैंने यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स मतलब पाक, अफगानिस्तान, ऐसे मतलब काफ़ी सारे जो ना ये इंटरनेशनल इवेंट्स खेले थे। और उससे पहले मैं गया था ईरान, गया था मैं वहाँ एशियन चैम्पियनशिप के लिए गया था। अब मैं रिसेंटली मतलब ये एशियन चैम्पियनशिप के लिए इसके बाद मुझे अभी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट इंशाल्लाह अब मुझे यूएस का वीज़ा मिला है तो इंशाल्लाह मैं वेरी सून मैं जा रहा हूँ अमेरिका। स्पेशल ट्रेनिंग पे? जी हाँ, स्पेशल ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह। और अच्छा, ये आपको आपकी अचीवमेंट की वजह से मिला? जी बिल्कुल ऐसे ही। जब मैं गया था एम्बेसी तो ये जो वहाँ पर एम्बेसडर थे यूएस के, तो उन्होंने मेरे से मेरे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा था। फिर मैंने बताया कि मैंने अभी रिसेंटली एशिया में 2nd पोजीशन हासिल की है सर, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे और वीज़ा मुझे दिया। अच्छा देखें, आप हैं इस तरह और बहुत से मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, तो वी गेट द अपॉर्चुनिटी, तभी हमें जा पाते हैं ना। आप भी माशाल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली तो गए, फिर ये गिला क्यों कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज कम है, हम जा नहीं पाते? हालांकि देखें ना, आप यू वन बिग एग्जांपल। असल में मैं यहाँ पर आया हूँ लेकिन ये बहुत ही कम लोग ऐसे मतलब मैं पाकिस्तान में 2nd फाइटर हूँ कि जो अभी यूएसए से जा रहे हैं और मतलब ये इतने सारे। इससे पहले कौन गया था? इससे पहले अहमद मुश्तबा नाम है वो, अभी वो खबीब की टीम। हाँ बिल्कुल, वोल्वरीन उसके वो गए और ये 2nd फाइटर में, और मैं भी इंशाल्लाह में जाके और आपके लिए ऑफर क्या है? अभी ट्रेनिंग होगी और इसके अलावा और उसके साथ साथ मैं अपनी स्टडीज मैंने बैचलर्स किया स्पोर्ट्स बेस पे, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अच्छा, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ तो उसके साथ लेकिन अब इसको छोड़ दिया आपने? मैंने नहीं, क्योंकि ये मेरा जो है ना ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ना ये बहुत ही टफ थी, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना सारा कुछ। मतलब जब मेरे कंपटीशन होते थे तो मैं फुल टाइम कंपटीशन, जब मेरे एग्जाम होते थे तो मैंने 22 घंटे मैंने स्टडी किया ये सारा कुछ, और उसके साथ मैंने मतलब बहुत ही मुश्किल से ये मैंने सारे अपने स्पोर्ट्स और ये अपना स्टडीज़। तो अभी तो मास्टर है वो इतना टफ नहीं होता, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो भी कर लूँगा और उसके साथ साथ मेरा स्पोर्ट्स, मतलब मेरे पास 2 एक करियर के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगे। तो दोनों में मैं अल्लाह का लाख शुक्र है अच्छा जा रहा हूँ। तो अब इंशाल्लाह मैं जब जाऊँगा तो मैं इंशाल्लाह मैं खबीब के साथ ही ट्रेनिंग करूँगा। उनकी टीममेट के साथ तो होगी, तो उनकी जिम में भी वो सारे रेफरेंस वगैरह वो बन गए, उनके साथ बात वगैरह हो गई, तो मैं वहाँ अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करूँगा और उसके साथ साथ अपनी। लेकिन ये इनिशिएटिव आपने खुद लिया, ये स्टेप आपने खुद लिया अमेरिका वाला? जी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जो है ना मतलब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। आप सोच लें कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, और उसके साथ साथ आप देखें ना कि मतलब मुझे इतने मतलब मैंने एक 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा एक ड्रीम था और मैंने मतलब एक
लेकिन आपकी विल थी, रास्ता बनता चला गया। जी, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम इतना ज्यादा क्यों इसको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मसले हैं, मसाइल हैं। आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपने अचीवमेंट आपने लिया। इसके अलावा अभी हम खवातीन को देख रहे हैं, आते बहुत सारी खवातीन भी नाम बना रही हैं, उनको भी चीजें बड़ी बदल गई हैं, माहौल बड़ा बदल गया, साजगार माहौल हो गया। मेरे खुद भी स्टूडेंट से मैं मतलब एज अ पार्ट टाइम में कोचिंग भी कराता रहता हूँ ब्रेजिल में। तो मेरे स्टूडेंट्स भी है, वो अभी एक मेरी स्टूडेंट है, उसने रिसेंटली जो ना सिल्वर मेडल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किया। तो मैं ये इससे पहले मैंने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो डिग्री की थी, तो मैं स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप में था यूएमटी यूनिवर्सिटी में। तो मैं टीम का कैप्टन भी, मैं पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन हूँ। और मैं टैलेंट था ना, रास्ता बनता चला गया, तो मौके मिलते चले गए। टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट, ये वाकई बात है कि अगर आप जो है ना, मैंने खबीब का एक जो है ना एक इंटरव्यू देखी, उसमें से उसने बोला था कि मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे मसले भी आ जाते हैं। तो उसने एक बात की थी कि अगर आप मतलब हार्ड जिंदगी में भी आ जाते हैं उसने कहा था कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो अल्लाह ताला आपको एक दिन मौका जरूर देगा। एक दिन आपको मौका जरूर मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट। और वो हार्ड वर्क, हाँ बिल्कुल। तो मैं भी मतलब मैंने ये बात जो है ना बिल्कुल अपनी ज़हन में बैठ थी। मैंने कहा अगर मैं इंशाल्लाह मैं जाऊंगा तो ये मौका मुझे, मतलब मैं ये मेहनत करूंगा और अल्लाह ताला मुझे मौका देगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे मौका मिला। कहते हैं ना वन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी उसने कोशिश की हो। तो अगर आपने कोशिश की है, अल्लाह ताला जरूर आपको उसका सिला देगा, आज नहीं तो कल। अल्लाह बेहतर जानता है सिला किस अंदाज से देना है। अगर ये आपकी सोच होगी तो चीजें वैसे आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा आतिफ, अभी यूएस जाने से पहले कुछ टारगेट्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं? यहाँ पर मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 1-2 चैंपियनशिप खेल के चला जाऊँ। तो उसके लिए टाइम है, अभी कोई आ रही अभी है नहीं है अभी, क्योंकि मेरी फ्लाइट और सारा कुछ जो है ना वो इतना जल्दी हो रहा है। तो मैं बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने में। मतलब कहाँ बिजी है, क्या मसरूफियत है? बस शॉपिंग, इधर के खाने खा लेना जाने से पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। जी, सबसे बड़ी बात तो ये शॉपिंग है। मेरे मतलब यहाँ पर कुछ कमिटमेंट्स थी यूनिवर्सिटी से, मैंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे, मेरे जो सर्टिफिकेशन थी फेडरेशन वगैरह सारों से, वो मैंने मतलब उनसे लेने थे। उसके साथ साथ जो है ना मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जा रहा हूँ तो फिर मैंने साल बाद या 1.5 साल बाद में आऊँगा, काफी टाइम बाद। तो यहाँ से अपने डॉक्यूमेंटेशन सारे अपने साथ लेके जाऊँ कि फिर वहाँ पर मुझे जो कुछ भी रिक्वायर्ड हो तो आप लेकर जाए। इस सारे प्रोसेस में सपोर्ट कौन कर रहा है आपको? इसमें से जो है ना मैं खुद ही कर रहे हैं, खुद ही सारा कुछ कर। कोई दोस्त, कोई कोई बहन भाई, कोई तो होगा। फैमिली ये है कि मतलब मेरे जो सारे शॉपिंग वगैरह के वो मेरी अम्मी संभाल रही है। मैंने उनको भी कह देता हूँ कि ये और पैसों के मामला अब्बू संभाल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। स्पॉन्सर्स वगैरह से भी बात। एक कंपनी है जो ओस्ट्रस नाम से, उन्होंने मुझे मेरा टिकट स्पॉन्सर किया है। अच्छा। जो ओस्ट्रस नाम है, एक ये ऑयल मतलब वो बनाती है जो कि पेन वगैरह रिलीफ के लिए होती है। ओस्ट्रस कंपनी बड़ी मतलब जबरदस्त किस्म की। आप उनको बताएं, 2 अच्छे एंकर्स भी हैं, आप उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। जरूर हाँ। और उसके साथ ग्रीन हिल कंपनी जो कि मेरा मतलब ये जितने भी वेयरिंग होती है वो सारे जो ना ग्रीन हिल कंपनी है, तो वो मेरे मतलब सारा कुछ करते हैं। लास्ट टाइम अभी जो मैं ये कैंप के लिए गया था बहरीन, तो उसके लिए मुझे ये ओस्ट्रस ने और ग्रीन हिल ने भी मेरा मतलब सारा कुछ जबरदस्त। देखिए स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं, आपके हाथ थामने वाले भी मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। मुश्किल से होता है लेकिन हो जाता है। जिंदगी आसान तो यूं भी नहीं है। ऐसे अगर मुश्किल ना हो तो फिर आसानी का तो मजा ही कुछ नहीं है। ये है कि बंदा जो है ना जितना हार्ड वर्क गुजारे तो उतना स्ट्रांग हो जाता है। जी बिल्कुल स्ट्रांग। ऐसे ही है, ऐसे ही। थैंक यू सो मच आतिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके। इस दौरान मेरे दोस्त हैं अतीब भाई, वो माहम भी, वो मुझे मैसेज भी करें, तस्वीरें आपकी भेज रहे हैं, शायद वो हमारा शो देख रही हैं। तो वेरी गुड जी, हम लोग हमारा शो देखते हैं, साथ साथ बताते हैं कि अच्छी बात है ना, ऑन स्पॉट फीडबैक मिल जाता है। मतलब इंतजार नहीं करना पड़ता कि 2 दिन बाद कोई खत लिखेगा फिर आपको पता चलेगा। सर अतीब जो है, सर अतीब, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। मैंने उनके साथ वर्क किया ये नेशनल असेंबली में एज अ वॉलंटियर कश्मीर एम्बेसडर। माशाल्लाह। मतलब आई फील सो मच ऑनर्ड। उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। चले वो देख भी रहे थे, जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनकी वजह से मैं मतलब एक अपॉर्चुनिटी मेरी आती थी और मैं सर को बताता था कि सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई। फिर सर मुझे बताते थे कि हाँ इंशाल्लाह। वो मुझे मतलब मोटिवेशन, मतलब अगर उनकी सपोर्ट मेरे साथ ना होती
तो हो सकता है कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है ना मैं कहता यार ये तो बहुत मुश्किल He is काम one of है, a मैं gem miss- person, हाँ, जी, he miss- is. लेकिन सरहद ही मुझे बार बार सपोर्ट करते हैं कि नहीं इसमें भी मैं हेल्प करूँगा, मैं हेल्प तुम करो बस मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, हेल्प करो। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सारा कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब मैं मतलब बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मैं उनकी निगरानी में उनसे मतलब माशाल्लाह जी, खुश रहिए जी, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ क्विकली बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मेहमान साथ मौजूद होंगे। रहिए पीटीवी के साथ। इंटरनेट का इस्तेमाल मनफी नहीं बल्कि मुस्बत तरीके से करें ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारी भी अदा करेंगे। देखिए वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, ये जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा था कि इस तरह के जितने भी यानी काबिल कदर लोग हैं उन्हें इस सिलसिले में ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से हमने अपने हाथ को अपनी ज़बान को यानी कंट्रोल में रखना है, तो ये इस वक्त सोशल मीडिया हमारी ज़बान बन चुका है, हमारा ये हाथ बन चुका है, हमारा ये हथियार बन चुका है। जिस तरह गलत ज़बान इस्तेमाल करना, गलत तरीक़ाकार, गलत तरफ जाना करना वो शरीयत में मना है, इसी तरह इसका इस्तेमाल गलत जो है वो शरीयत में भी मना है। थी जिंदगी पल पल खुदा से तेरा इश्क मांगा, दुआ क्यों हुई अनसुनी, हमने बांधा है तेरे इश्क में हैरान में जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का हो के रूपोश 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 हो के रूपोश ना दिल तोड़ तमन्नाई का हो के तेरी नजरों के सदके ये चावार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहावार दूंगा, मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, तू जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा। वाह अली हैदर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक, आप लोग बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हमने सोचा कि आपकी आवाज से ही आते हैं, टैलेंट से ही आते हैं कि माशाल्लाह कुछ साल पहले की मैंने आपकी वीडियो देखी किसी फेसबुक पोस्ट पे, फिर मैंने नहीं छोटे हाँ इतना भी छोटे तो नहीं थे बहरहाल इतने, और अभी आपको टेस्ट फेस्ट में हमने देखा कि जबरदस्त आपने वहाँ परफॉर्म किया। इकरा यूनिवर्सिटी में भी आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, एक कॉम्पिटिशन भी आपने विन किया, बल्कि कई कॉम्पिटिशन माशाल्लाह विन किए। करियर के तौर पर लेकर जाना चाहते हैं इसको? करियर के तौर पे तो मेरा है इसका मतलब साथ में बिजनेस तो मैं करूंगा, जो मेरी डिग्री है बीबीए की, लेकिन मेरा ये गिटार इस तरफ कर दीजिएगा, आपका फ्रेम खराब हो रहा है। जी जी आप बताएं। करियर में जो है इसको मैं लेके जाने का पूरा प्लान है कि करियर में लेके जाऊंगा, लेकिन एज अ पैशन, क्योंकि साथ में जो साइड पे मैंने बिजनेस भी करना है, क्योंकि मेरी डिग्री बीबीए की है। ओके, तो मेरी कोशिश ये है कि नहीं तो ये भी तो बिजनेस ही है ना वैसे, जब हाँ बिजनेस है, जितना पैसा होगा वैसे पैशन से कमाना सबसे अच्छा बिजनेस होता है। बिल्कुल। मेंटोर कौन है इस इंडस्ट्री में, सिंगिंग में, आप म्यूजिक में? सॉरी म्यूजिक में मेंटोर कौन है, किसको फॉलो करते हैं? मैं ज्यादातर जो फॉलो करता हूँ ना वो नुसरत अली खान साहब को है। उन्हीं का सुन भी ना लें आपसे कुछ, बोल कफारा ना सुन लें? जरूर चलें। उनके साथ आर्टिस्ट जो है काफी ज्यादा मुझे पसंद है, पाकिस्तान में आसिम अजहर है, राइट, और अरिजीत सिंह मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है अरिजीत। सीख भी रहे हैं कहीं से आप? नहीं मैं सीख नहीं था अभी, मैं खुद ही अपने पहले आपने सीखा या आप ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट था? गॉड गिफ्टेड टैलेंट माशाल्लाह। और गिटार मैंने सीखा है यूट्यूब इससे पहले के वक्त खत्म हो, हम नुसरत फतेह अली खान बोल कफारा। हाँ जरूर जरूर श्योर।
तस्कीन दिल की खातिर तू मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा। ये दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा। इसका एक अंतर है बहुत प्यारा, बिल्कुल, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा जरूर। हाँ, जुगनू जुगनू करके करके जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीते, तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा, तू बोल कफारा। थैंक यू यार, जबरदस्त, कमाल, मजा आ गया। मैं कहता हूँ वक्त बड़ा कम है, लेकिन आसिम अजहर का भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फौरन से पहले। बहुत मजा आ रहा है। बाकी मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूंगा कि पीटीवी का स्पेशली और आप लोगों का कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की एंड वी आर हियर टू प्रमोट यू। सुपर टैलेंटेड आई मस्ट से, बड़ा मजा आ रहा है। बाकी थैंक यू मेरी तरफ से सबको, पीटीवी को स्पेशली और आप लोगों को कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं आर्टिस्ट को कि वो टैलेंट जो है टीवी पे सबको दिखा सके। परफेक्ट। आसिम अजहर का एक सॉन्ग है जो ना मिला तू, सॉरी जो तू ना मिला। छोटा सिंगर हमारे पास भी है, कोई बात नहीं, हम भी लिरिक्स भूल जाते हैं। कल थे यही अब क्यों नहीं, तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको खुशी के जुदा, ये तो बोलो। प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे फरियाद रहेगा दिल में, क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में, सोचा कहूँगा एक दिल जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को मैं क्या बताऊंगा, कह दे तू आएगा नहीं मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी। हाँ मन था बड़ा
तू होता मेरा, तू ना मिला। हाँ गम है तेरा, क्यों दिया दर्द हमें, हम आज तलक ना समझे। बुरे हैं क्या इतने तुम मान सके जो मिलने। तू हमको भूल गया बस यार, हमें पागल थे। सोचा तुम्हें जो रात दिल, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे। दिल को क्या बताऊंगा, दिल को मैं क्या बताऊंगा। वेरी नाइस, बहुत आला। Thank you, अच्छा, ये so दो डिफरेंट टैलेंट हम एट ए टाइम देख रहे थे, गिटार में जाना और गाना। इन दोनों को सिंक कैसे करते हैं? मतलब पहले गिटार सीखा था या पहले गाना सीखा था? देखिए गाना तो नेचुरली मतलब गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। लेकिन गिटार के लिए आपको सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो डिपेंड, ज्यादा मेहनत की आपने? गिटार में मैंने काफी टाइम लगाया है, मतलब 3-4 साल हो गए मुझे गिटार और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपने गिटार ही को पिक किया? जी गिटार को, क्योंकि गिटार ही ज्यादा सिंगिंग के साथ चलता है, क्योंकि पियानो वगैरह भी चलता है। ओके, सुने पहले बहुत मोटे थे आप? हाँ ऐसा ही है था। कैसे स्मार्टनेस तक कैसे? 86 मेरा वेट था उस टाइम पे। 86 अभी तो आप आधे रह गए। तकरीबन 30 किलो कम किया होगा फिर आपने? 30 किलो, हाँ बिल्कुल इतना ही मैंने काम किया। कैसे? बेसिकली होता ये तालाल खाना पड़ता है? नहीं और चाबी फेंकनी पड़ती है समंदर में। बेसिकली होता पता है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दुनिया आपको इतना तंग करती है, आपको इतनी मतलब भूली के अंदर अंदर मोटा है, मोटा बिल्कुल मोटा बोल बोल के वो जो है मतलब अंदर से ईगो जो डिस्ट्रॉयड कर देते हैं इंसान, तबाह कर देते हैं बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हुआ ये है कि फिर मैंने कहा यार अब चेंज करना चाहिए। एक ही मोटापे के साथ ना आप फिटनेस में होते नहीं है, तो ना कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना स्विमिंग कर सकते हैं, ना खेल कूद सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मतलब फिटनेस में भी आना चाहिए मुझे। तो मैं यूट्यूब पे सर्च की, फिर मुझे यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स मिले, वहाँ से मैंने नॉलेज गेन करना शुरू की कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, डाइट कैसे की जाती है, कैलोरी काउंटिंग कैसे होती है, कार्ब्स। आपने कहा हीरो बनना है भाई, तो उसके लिए फिटनेस तो बड़ी जरूरी है। वक्त बड़ा मुख्तसर खत्म हो रहा है हमारे पास, अल्लाह हाफिज़ कहेंगे नाज़रीन को, बहुत शुक्रिया आपके आने का। लेकिन जाते जाते अगर आपने जो फेस्ट पे गुनगुनाया था, अगर थोड़ा सा वो हो जाए तो हमारी क्लोजिंग हो जाएगी शो की। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं लेकिन इस गाने के साथ। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, हे